हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर वी विल डिस्कस द सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ 2022 एंड 2024 फॉर योर रीजनिंग सेक्शन। एंड ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा टू एनालाइज द लेवल ऑफ एग्जाम, द पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस, द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क्ड इन सेबी ग्रेड ए इन रीजनिंग सेक्शन। तो आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, रिवाइज अच्छे से आप सही क्वेश्चंस के कर सकते हो ताकि आप सही डायरेक्शन में प्रिपेयर कर पाओ, आपको ये थोड़ा सा अंदाज़ा लग पाए। ठीक है। सो बिफोर स्टार्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर यू। यहाँ पे आपका जो फेज 1 एंड फेज 2 का जो टेस्ट सीरीज है गाइस, आप इसको कंसिडर कर सकते हो फॉर सेबी ग्रेड ए 2025। यहाँ इसके अंदर आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलेंगे, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे, आपको करंट अफेयर्स के भी मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे फॉर बोथ फेज 1 एंड फेज 2 के लिए। तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है आपकी प्रिपरेशन में स्कोर्स को और बूस्ट करने के लिए। ठीक है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। सेकंड, आप ये टॉपअप प्लान भी कंसिडर कर सकते हैं। इसके अंदर आपके 4000 प्लस एमसीक्यू एज यू कैन सी आपके प्रेजेंट हैं, आपके टेस्ट प्रेजेंट हैं, तो आप इनको भी एक बार देख सकते हो। ठीक है, यू कैन कंसिडर इट और उसके हिसाब से ही आप यहाँ पे इसके अंदर एनरोल करिएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो गाइस। आज के इस वीडियो में हम सेबी ग्रेड ए का रीजनिंग का प्रीवियस ईयर पेपर जो है सॉल्व करने जा रहे हैं 2024 का। ठीक है, तो रीजनिंग सेक्शन वी विल डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। सो वी विल स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। A certain number of persons are sitting in a straight line and facing north. It means ये है क्या है, uncertain persons arrangement है। सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं। No two known persons sit adjacent to each other. It means if you know the name of D and if you know the name of R here, right? तो R and D can't be adjacent to each other. ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको ऑलरेडी मिली हुई है। नेक्स्ट, only 4 persons sit between M and X who sit third to right of F। देखो X जो कि आपका थर्ड राइट है F के, तो आपके पास ऐसे आ जाएगा ओनली 4 बिटवीन M एंड X, तो 1 2 3 और आपके पास यहाँ पे M आ जाएगा। एक बार आपके पास 1 2 3 4 M दूसरी साइड भी आ सकता है, यहाँ पे M आपके पास यहाँ पे दूसरी साइड भी आ सकता है और आपके पास X थर्ड टू राइट, तो F था ही। तो ये दो केसेस हमारे आगे बनेंगे। नेक्स्ट आपके पास क्या है, ओनली 5 पर्सन सिट बिटवीन X एंड D, एंड अगर आप 5 पर्सन रखोगे तो D यहाँ पे आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है बिकॉज 2 नोन पर्सन कांट सिट टुगेदर। अब यहाँ पे D को इधर की साइड ही रखना पड़ेगा, X और D को। 1 2 3 4 5 और D आपके पास यहाँ पे आ गया। ठीक है, इस वाले केस में भी अगर आप 1 2 3 4 5 D यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि एडजेसेंट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 और D आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। 4 पर्सन्स D एंड S के बीच में है। S who sits 3 places away from R। S और D के बीच में आपके पास 4 पर्सन है। S who sits 3 positions away from R, एंड साथ ही आपके पास है R sits at one of the extreme end। Now we will use these information and R का फिक्स करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब देखो R और D और S के बीच में आपके पास यहाँ पे S नहीं आ सकता क्योंकि एडजेसेंट हो जाएगा अगेन, तो आपके पास ये वाला हो गया। S दूसरी साइड आएगा, 1 2 3 4 S आपका यहाँ पे आ गया। S के इधर के साइड R नहीं आ सकता बिकॉज R एक एक्सट्रीम एंड पोजीशन पे है, तो 1 2 3 यहाँ पे R इधर आ जाएगा। क्लियर, ये आपका एक बन गया है। नेक्स्ट आपके पास D और S के बीच में अगर 4 पर्सन आप अगेन यहाँ नहीं रख सकते, 1 2 3 4 पर्सन आपने यहाँ रखने हैं, 1 2 R आपने यहाँ रखना है। ओके, चल नेक्स्ट आपके पास है द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन M एंड F इज इक्वल टू इज सेम एज, तो M एंड F के बीच में जितने पर्सन हैं, M और F के बीच में जितने पर्सन हैं उतने ही पर्सन आपके R और D के बीच में हैं, उतने ही पर्सन आपके R और D के बीच में यहाँ पे हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या है, M और F, तो 1 2 3 4 5 6 7 पर्सन है। 1 2 3 4 5 6 7 पर्सन है, तो ये वाला जो इंफॉर्मेशन है, कंडीशन है, वो यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है। ऊपर देखो एक पर्सन M और F के बीच में, जबकि R और D के बीच में एक तो नहीं दिख रहा है, so this case is cancelled out, only one case is left and C sits fifth to right of F, तो 3 4 5, तो C आपके पास यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5। हाँ ठीक है, तो
तो दिस इज आवर फाइनल अरेंजमेंट। नंबर ऑफ पर्सन्स काउंट कर लो, कितने नंबर ऑफ पर्सन्स हमारे यहाँ पे बन रहे हैं। तो आपके पास 4, 8, 12, 16 और 20, तो टोटल 20 पर्सन आपका यहाँ पे आ रहा है। क्वेश्चंस की तरफ, हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग इन द रो, हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग इन द रो, अभी अभी हमने निकाला 20 पर्सन्स आर सिटिंग। Who among the following persons sits third to the right of C? Third to right of C आपके पास इस अरेंजमेंट के अंदर, एज यू कैन सी, C के इधर आपका M है। नेक्स्ट देखो, what is the position of S with respect to F? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 to the left आपके पास आंसर आएगा। C और D के बीच में कितने पर्सन है? C और D के बीच में 3 और 7, 7 पर्सन आपके 3 और D के बीच में है। ओके, C और D के बीच में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 2 इज एडेड, आपके पास ये नंबर गिवन हो रखा है, इसको लिख देते हैं 2, 5, 6, 7, 4, 9, 7, 6, 8। इफ 2 is added to each prime number and 4 is subtracted from each remaining digit of the number, उसके बाद then the digit are arranged in ascending order from left to right, फिर find out the difference between the digit that are third from right and fifth from left। तो हमें पूरा नंबर जैसा उसने अरेंजमेंट का है वैसा करना पड़ेगा। तो पहले आपको यहाँ पे ऐड करना है 2 प्राइम पे, तो 4 ये भी प्राइम है, तो 7 ये भी प्राइम है, 9 ये भी प्राइम है, 9 बाकियों में 4 माइनस करना है। 6 माइनस 4 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 अगेन एंड 4। अब इनको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो 2 2 0 आएगा ना, 0 से स्टार्ट होगा, 0 2 2 4। ठीक है, फिफ्थ डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट कहा है, तो 4 एक और बार आएगा, तो यहां से आपके पास 4 आ जाएगा। यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा? 4 4 5 7 9 एंड 9, तो आपके पास थर्ड क्या हो जाएगा? 7। तो 7 माइनस 4 आपके पास 3 विल बी द डिफरेंस बिटवीन 7 एंड 4। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल दो, अच्छा ठीक है, तो यहां पे हमें क्या फाइंड आउट करना है? इन्फरेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, कौन सा करेक्ट इनमें से इन्फरेंस हमें यहां पे मिलेगा? द स्टेटमेंट इज गिवन, ओके 3 इन्फरेंस गिवन हो रखे हैं। ऑल्दो शीप हर्डिंग इज एन ओल्डर एंड मोर बिलव्ड ऑक्यूपेशन, शेफर्ड्स नेवर कॉट द अटेंशन ऑफ अमेरिकन फिल्म मेकर्स द वे काउ बॉयज डिड। अच्छा, तो कह रहा है कि ऑल्दो शीप हर्डिंग इज एन ओल्डर एंड मोर बिलव्ड ऑक्यूपेशन, शेफर्ड्स नेवर कॉट द अटेंशन ऑफ अमेरिकन फिल्म मेकर्स, इसका मतलब शायद अमेरिका के जो मूवीज हैं उसमें आपको काउ बॉयज का ज्यादा दिखने को मिलेगा, जबकि शीप हर्डिंग आपका फेमस भी है, एक लविंग ऑक्यूपेशन भी माना जाता है, स्टिल वो क्या है, काउ बॉयज को ज्यादातर प्रेफरेंस मिल रही है। तो हम इन्फरेंस क्या क्या निकाल सकते हैं? देयर हैव बीन मोर अमेरिकन फिल्म्स अबाउट काउ बॉयज देन अबाउट शेफर्ड्स, ये बिल्कुल करेक्ट, यहाँ पे से इन्फरेंस आप निकाल सकते हो, यहाँ से यही आपको एक तरीके से आप इसको बता सकते हो। ठीक है, फिल्म्स अबाउट शेफर्ड्स वर पॉपुलर बिफोर फिल्म्स अबाउट काउ बॉयज, ये वाला तो हमारे पास इन्फरेंस नहीं मिल सकता कि पहले क्या हमारे पास जो मूवीज थी क्या वो शेफर्ड्स वर पॉपुलर थे या नहीं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी करेक्टली। काउ बॉयज आर जनरली यंगर देन, ये तो कंप्लीटली हमें यहाँ से इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। ठीक है, तो ओनली ए फॉलोज विल बी माई आंसर। नेक्स्ट ट्राई करते हैं। आपको बताना है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द रीजन फॉर द सिचुएशन इन द क्वेश्चन। इस सिचुएशन का रीजन क्या यहाँ पे फाइंड आउट, मतलब हम बता सकते हैं। रीड करो इसको। ओके, तो यहाँ पे रीजन बताना है। ठीक है, और इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी इज इवेलुएटिंग वेरियस फैक्टर्स सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर, लेगेसी plans and sustainability for the upcoming Olympic Games. It has received application from country A and country D to host the Olympic Games. The authority is currently reviewing and has not announced its decision on which country will be awarded. तो कह रहे हैं कि यहाँ पे अभी जो ओलंपिक कमेटी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, देख रही है कि कौन से कंट्री में उनको होस्ट करना चाहिए इस बार का गेम, और उन्होंने 2 कंट्री से उनको अभी एप्लीकेशन मिली हुई है। साथ में कुछ फैक्टर्स पे वो यहाँ पे इवेलुएट करेंगे कंट्रीज को, और फिर अपना लास्ट में डिसीजन सुनाएंगे। डिसीजन नहीं लिया गया, मान लो यहाँ पे ये डिसीजन के अंदर यहाँ पे जैसे कंट्री ए वाज चूजन, तो कंट्री ए क्यों चूज किया गया, इस सिचुएशन पे बेस्ड क्या यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा।
ठीक है, क्या यहाँ पे करेक्ट रीजन होगा? कहा गया कंट्री ए को चूज किया गया क्योंकि उसने एक हायर बिड अमाउंट मतलब दिया था कंपेयर टू डी। कंट्री ए हैड अ स्मॉलर population than D, making it a more manageable location. Country A's proposal included a comprehensive plan that ensured inclusion of diverse sports facilities, advanced security measures, and extensive community engagement. A has a history of hosting major international events, which made it easier to choose. कह रहा है कि A को चूज किया गया क्योंकि उसकी हिस्ट्री रही है इंटरनेशनल इवेंट्स को होस्ट करने की। तो यहाँ पे आपको इस सिचुएशन को भी यूज करना है, उसको देखते हुए यहाँ पे बताना है कि ए को सब सारे ऑप्शंस में लिखा गया कि ए चूज किया गया और उसका रीजन दिया गया साथ में। तो ए चूज क्यों किया गया, उसका क्या एक पॉसिबल रीजन हो सकता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपको सबसे करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसी बात नहीं कहेगी कि इवेल्युएशन जो हो रहा है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा वो अमाउंट पे हो रहा है कि जो कंट्री ज्यादा अमाउंट प्रोवाइड कराएगी उसमें वहां पे गेम्स होस्ट होंगे, ये तो नहीं हो रहा है, तो ये आपका पॉसिबल रीजन हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट, पॉपुलेशन, स्मॉलर पॉपुलेशन के बेस पे भी यहाँ पे डिपेंड नहीं करेगा कि वो किसको होस्टिंग राइट्स देंगे। नेक्स्ट आपका कि हिस्ट्री है कि नहीं है इवेंट का, उस पे भी यहाँ पे अभी वो फैक्टर्स यहाँ पे कुछ और हैं, ठीक है। तो इनका यूज करके आपको वही जो कंट्री ए हैज अ प्रपोजल इंक्लूडेड अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, ठीक है, तो ये सारी ही चीजें क्या है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट और पॉसिबल रीजन बता रहा है कि अगर हम कंट्री ए को चूज करेंगे बिकॉज ऑफ द इवेल्युएशन ऑफ द फैक्टर्स बाय द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो आपके पास सी जो होगा वो एक करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 6 पर्सन्स है हमारे पास, ए से एफ तक आर सिटिंग इन अ लीनियर रो सच दैट ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ but not necessarily in the same order. They also like different vegetables, ठीक है, they also like different vegetables है आपके पास। F sits second from one of the extreme ends, यहाँ पे क्या है, लीनियर रो में है, तो one of the extreme end मतलब F दो साइड बैठता है, या तो F इस साइड होगा यहाँ पे, ठीक है, बाकी सब इधर के साइड होंगे, फिर या तो F इस साइड होगा और बाकी साइड चलो 6 पर्सन्स के अरेंजमेंट सारे नॉर्थ फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट उसने कहा एफ सेकंड टू वन फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड, ओनली 1 पर्सन बिटवीन एफ एंड डी। एफ और डी के बीच में सिर्फ एक पर्सन है, एफ और डी के बीच में। एफ डज नॉट लाइक पंपकिन एंड पोटैटो, तो पंपकिन एंड पोटैटो एफ नहीं लाइक करता है, ठीक है। नेक्स्ट डी डजंट लाइक पोटैटो एंड सी डजंट लाइक पंपकिन, तो यहाँ पे हमने ये इंफॉर्मेशन ऐसे लिख दी। नेक्स्ट है कि एज मेनी पर्सन सिट टू द राइट ऑफ डी एज टू द लेफ्ट ऑफ सी, तो सिट्स टू द राइट ऑफ डी लेफ्ट ऑफ सी, राइट ऑफ डी लेफ्ट ऑफ सी, तो हमने सी को भी रख दिया यहाँ पे इंफॉर्मेशन में। द वन हु लाइक्स बॉटल गार्ड सिट्स फोर्थ टू लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स स्पिनच हु सिट्स एट एन एक्सट्रीम एंड। देखो अगर स्पिनच के फोर्थ टू लेफ्ट पे है कोई, अगर स्पिनच के 1 2 3 फोर्थ टू लेफ्ट की साइड को आपका बॉटल गार्ड है, तो बॉटल गार्ड है, तो यहाँ पे आपके पास स्पिनच इस साइड को ही होगा, राइट साइड को ही होगा, लेफ्ट साइड तो हो नहीं सकता एक्सट्रीम पे, तो स्पिनच यहाँ पे हो जाएगा। इस वाले केस में स्पिनच यहाँ पे हो जाएगा, 1 2 3 4 यहाँ पे बॉटल गार्ड हो जाएगा, ठीक है, सेम ऐसे यहीं पे बॉटल गार्ड हो जाएगा। उसने नेक्स्ट कहा बी और सी को दोनों को ही स्पिनच नहीं पसंद है, बी और सी दोनों को ही स्पिनच नहीं पसंद है, ठीक है। और आपके पास क्या लिखा हुआ है, बी और सी को दोनों पे ही नहीं आया है। बी सिट्स टू द राइट ऑफ ए, बी जो है वो राइट ऑफ ए है। देखो अब राइट ऑफ ए का मतलब अगर मैंने ए को यहां रखा तो बी यहां जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। ए को यहां पे तो बी नहीं आ सकता, बी को मुझे राइट साइड इधर ही की रखना पड़ेगा और ए को यहां पे रखना पड़ेगा। सिमिलरली ए कांट बी हियर, क्योंकि फिर बी यहां जाएगा, जो कि अगेन पॉसिबल नहीं है, तो बी ए को यहां आना पड़ेगा और बी को यहां पे आना पड़ेगा। अब एक अकेला पर्सन इन दोनों ही इंफॉर्मेशन में हमारे पास बच गया है, दैट इज ई। ई आपका यहां जाएगा, ई आपका यहां जाएगा, ठीक है। इतना अभी तक हम फिल कर चुके हैं। आगे देखो क्या कहा गया है कि ए हु डज नॉट सिट एडजेसेंट टू डी, ए जो है वो एडजेसेंट नहीं है डी के, तो ये भी इंफॉर्मेशन सही है। ए लाइक्स ब्रिंजल, ए को ब्रिंजल पसंद है, ठीक है।
यहाँ पे द वन हु लाइक्स पंपकिन डज नॉट सिट नियर पोटैटो, जो पोटैटो और पंपकिन है वो एक दूसरे के साथ नहीं है, तो पंपकिन और पोटैटो यहाँ तो आएगा ही आएगा, पंपकिन पोटैटो यहाँ पे आएगा ही आएगा। ठीक है, अब देखो पंपकिन और पोटैटो एक ना एक यहाँ पे और यहाँ पे तो आएगा ही, और एफ जो है वो ना ही पंपकिन लाइक करता है ना ही पोटैटो लाइक करता है, तो ये केस आपका यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज अगर पंपकिन यहाँ आएगा तो पोटैटो यहाँ जाएगा, पोटैटो यहाँ आएगा तो पंपकिन यहाँ जाएगा, दोनों ही एफ के लिए गलत है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो सी के लिए उसने आपको पंपकिन मना किया, तो सी पे आपको पोटैटो लिखना है, ठीक है, और यहाँ पे आपको पंपकिन लिखना है। नेक्स्ट उसमें है कि यहाँ पे एक बचा है कि वन ऑफ देम लाइक्स कैप्सिकम, तो कैप्सिकम आप यहाँ पे बना सकते। तो ये हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई। क्वेश्चन देखो, हु सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स पंपकिन। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ पंपकिन आपके पास यहाँ पे कैप्सिकम वाला पर्सन है। थर्ड टू राइट ऑफ सी 1 2 3 ई है। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन कैप्सिकम एंड ब्रिंजल, तो 1 2, और हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ पोटैटो, 1 2, लेफ्ट ऑफ पोटैटो 1 2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। इसमें देखो ध्यान से, 11 पर्सन दिए गए हैं, आर इन द सेम फैमिली ऑफ 3 जनरेशन, 11 है टोटल और 3 जनरेशन में है। ओनली 3 कपल्स आर देयर इन द फैमिली, सिर्फ 3 कपल हैं, और Z इज द सिस्टर ऑफ P, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन अभी दी गई है Z इज द सिस्टर ऑफ P, बोथ R एंड S जो है वो ब्रदर हैं, एंड यहाँ पे एक चीज कही गई है, while R is the brother in law of T who does not have any sibling, अगर T के कोई सिबलिंग नहीं है तो इसका मतलब T जिससे मैरिड होगा उसका ब्रदर यहाँ पे R है, ये इंफॉर्मेशन दी गई है। Q is the mother in law of, Q जो है यहाँ पे मदर इन लॉ है किसकी, U की, who is the mother of X, तो मदर होगी तो फीमेल होगी, और ये इसके सन से मैरिड होगा। नेक्स्ट देखो, V and W आर सन्स ऑफ T एंड U रिस्पेक्टिवली, तो T का जो सन है वो यहाँ पे यहीं पे बना लेते हैं, T का सन है V और U का सन है W, ये इंफॉर्मेशन है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। S इज द फादर ऑफ V, S जो है वो V का फादर है, अगर T का सन यहाँ पे V है तो S फादर हो जाएगा, राइट। देखो S इज द फादर ऑफ V, तो यहीं पे आपके पास फादर भी बना दोगे ना, ये पेरेंट ऑलरेडी है बट ये फादर तो नहीं दिख रहा क्योंकि S दिख रहा है फादर, तो ये एक मेल हो जाए, फीमेल हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, S इज द फादर ऑफ V, P इज द फादर इन लॉ ऑफ T, अब P जो है वो फादर इन लॉ है T का, तो इसको इन्फॉर्मेशन को यहाँ से इधर करके यहाँ पे आप R और S तो ब्रदर हो ही गए हैं, तो यहाँ पे हटा दो इसको। कह रहा है कि P इज द फादर इन लॉ, तो ऑब्वियसली इसका फादर होगा फिर वो, है ना, T का फादर इन लॉ है, तो X इज द डॉटर ऑफ R, X जो है वो R की डॉटर है। अब देखो R की डॉटर अगर X है और X ऑलरेडी किसी का चाइल्ड है, अगर X ऑलरेडी किसी की डॉटर, क्योंकि वहां डॉटर बोल दिया तो यहाँ पे फीमेल ही तो होगी, तो X अगर इसका भी चाइल्ड है और इसका भी चाइल्ड है तो R विल बी मैरिड टू यू, नेक्स्ट देखो T हैज 1 डॉटर, T की एक डॉटर भी। अब आपको देखो R दिख चुका है, यहाँ पे बाकी इंफॉर्मेशन दिख चुकी है, तो आप आराम से यहाँ पे पूरा फैमिली ट्री कंबाइन कर सकते हो। अब ये पूरा कंबाइन कर दो, T का ग्रैंडफादर था यहाँ पे। अब देखो ये इनका पेरेंट ऑलरेडी Q है, इसका पेरेंट मैंने P भी बनाया, तो आपको Q और P को मैरिड करना पड़ेगा क्योंकि S का पेरेंट यहाँ पे P आ रहा था, तो P फादर था, Q और P मैरिड हो जाएंगे। T का एक सन हो गया यहाँ पे V और एक डॉटर भी है, तो डॉटर हम बाद में देख लेंगे। ठीक है, Z और P का इंफॉर्मेशन भी है, Z सिस्टर है P की, तो इंफॉर्मेशन के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आ चुके हैं। 11th मेंबर एक रह गया है Y, तो Y आपका यहाँ जाएगा क्योंकि यहाँ पे T की एक डॉटर भी है, तो डॉटर की जगह खाली है क्योंकि ये तो सन हो चुका है ना ऑलरेडी। आपके पास सारे मेंबर्स आ चुके हैं, 3 मैरिड कपल आ चुके हैं, 3 जनरेशन यहाँ पे आ गई। क्वेश्चन है हाउ Y रिलेटेड टू X, Y और X का रिलेशन है कजन का। हाउ Q रिलेटेड टू X, Q जो है वो X का क्या लग रहा है, ग्रैंड मदर। हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर, तो कितनी फीमेल है, 1 2 3 4 5 और 6 फीमेल हैं, 6 एग्जैक्ट फीमेल यहाँ पे आपकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं आगे।
हाउ मेनी सच मेंबर्स ऑफ लेटर, सॉरी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड इम्पोजिंग। तो ये वर्ड गिवन है आपको इतने पेयर ऑफ लेटर निकालने हैं जिनके बीच में उतने ही लेटर हैं जैसे इंग्लिश अल्फाबेटिकल में होते हैं। ठीक है, तो आपके पास है JKLMNOP नहीं आ रहा, NOPQRS नहीं आएगा, तो M और A को पेयर एक हो गया ये वाला। P से स्टार्ट करो, QRST ये भी नहीं आएगा, PQR ये भी नहीं आएगा, S के बाद नहीं आएगा, IJK नहीं आएगा। ठीक है, पीछे की साइड अब चलते हैं। HIJKLM दो पेयर तो यही हो गए। ठीक है, OPQRS नहीं आ रहा, JKLM ये भी आ गया। तो 1 2 3 4 तो ऑलरेडी बन चुके हैं गाइस, 4 तो ऑलरेडी बन चुके हैं, एक बन जाएगा तो हम ऑप्शन नंबर E चूज कर लेंगे। तो I से हो गया M तक, OP ये भी, तो 5 हमारे पास एटलीस्ट 5 तो आ चुका है। बाकी अब आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, हो सकता है सिर्फ 5 ही हो, बट हमें उससे लेना देना नहीं है अभी, क्योंकि हमारे पास मोर देन 4 इंफॉर्मेशन तो आ चुकी है, तो ऑप्शन नंबर E ऑलरेडी चूज हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, इफ अ 3 letter meaningful word can be formed by using second, fourth and 10th of this word। second मतलब R, fourth है A, 10th मतलब T। तो एक तो ये रैट ही दिख रहा है मुझे। उसने कहा if mark X as your answer if more than one word is formed, mark Z if no word is formed। और एक और है कि आपके पास उस वर्ड का लास्ट लेटर बताओ अगर सिर्फ एक ही वर्ड बन रहा है तो रैट एक बन गया आपके पास, एक आर्ट बन गया, ये दो तो मीनिंगफुल मेरे ऑलरेडी बन रहे हैं, तो मोर देन 1 मीनिंगफुल वर्ड बन चुका है, तो आपके पास आंसर होगा X। सिंपल, ठीक है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो एंड दिस सेक्शन ऑफ रीजनिंग। आपके पास कहा गया है कि 8 पर्सन्स हैं एंड आर प्लेस्ड ऑन द स्क्वायर टेबल सच दैट 4 पर्सन्स आर प्लेस्ड इन द कॉर्नर्स, और वो सारे कहां देख रहे हैं, इनसाइड। कॉर्नर वाले इनसाइड फेस कर रहे हैं और ये वाले बाहर की साइड फेस कर रहे हैं। ठीक है, मिडिल ऑफ द साइड्स फेसिंग आउटसाइड। उसने कहा ईच ऑफ देम लाइक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑल द इंफॉर्मेशन नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। P is placed third to the left of Q who likes cello, P does not like guitar, 2 persons between Q and R। देखो Q अभी आपके पास यहाँ पे कॉर्नर पे बैठ सकता है, मिडिल पे बैठ सकता है, आप 2 केस बना के यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। हम ऐसा कर रहे हैं, मैं एक ही डायग्राम बना रही हूं तब तक, अगर इससे नहीं हुआ तो मैं दूसरा बना दूंगी, या आप ऐसा भी कर सकते हैं, साथ के साथ 2 केस बना लो। ठीक है, तो साथ के साथ ही बना लेते हैं, चलो। क्यू अगर मैंने यहां पे प्लेस किया और क्यू अगर मैंने यहां पे प्लेस, एक बार कॉर्नर एक बार मिडिल, थर्ड टू लेफ्ट आपके पास 1 2 3 P यहाँ पे आ जाएगा, 1 2 3 P आपके Q और R के बीच में 2 पर्सन है तो R इधर आ जाएगा, 1 2 R, क्योंकि दूसरी साइड से आना पड़ेगा क्योंकि 2 छोड़कर तो P है एक साइड। Q जो है वो सेलो पसंद करता है, Q जो है वो सेलो पसंद करता है, P जो है वो गिटार नहीं करता है, ये याद रखना। Q इज प्लेस्ड ऑपोजिट टू पियानो, जिसको पियानो पसंद है Q उसके ऑपोजिट है। पियानो। नेक्स्ट देखो, एस जो है वो फ्लूट पसंद करता है, डब्ल्यू जो है वो वायलिन पसंद करता है और ऑपोजिट बैठा है, तो एस फ्लूट पसंद करता है और ऑपोजिट बैठा है डब्ल्यू के जो वायलिन पसंद करता है, वायलिन। और नीदर आर नॉर क्यू इज एडजेसेंट टू एस। ठीक है, नीदर आर नॉर क्यू इज एडजेसेंट। देखो अब दोनों ऑपोजिट होंगे तो एस और डब्ल्यू ऐसे नहीं आ सकते, एस और डब्ल्यू ऐसे नहीं आ सकते, सिर्फ ये वाली डायरेक्शन बची। उसने कहा ना ही जो आर है ना ही क्यू है वो एस के नेबर में है, तो एस यहां नहीं आ सकता, तो यहां डब्ल्यू आ जाएगा और यहां एस आ जाएगा। डब्ल्यू वायलिन पसंद करता है और एस फ्लूट पसंद करता है। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास
ऐसे में ऑपोजिट नहीं आ सकता, ऐसे में नहीं आ सकता, ऐसे में सिर्फ ये वाला बचा है। आर जो है वो एस का नेबर नहीं है, तो डब्ल्यू का नेबर हो सकता है। एस यहां आ जाएगा फ्लूट, और यहाँ पे आपका वायलिन आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यू प्लेस्ड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु लाइक्स बैंजो। यू जो है इज प्लेस्ड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु लाइक बैंजो। यू यहाँ पे आएगा, इमीडिएट लेफ्ट उसके नहीं है, तो यू यहाँ पे आएगा, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बेंजो आ सकता है। यू यहाँ पे आएगा तो नहीं, यहाँ पे यू को रख सकते हो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बेंजो। यू यहाँ पे आएगा तो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बेंजो, यू यहाँ पे इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बेंजो, यू नहीं तो यू यहाँ पे आ जाएगा इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बेंजो। दोनों केस में यू आ गया। नेक्स्ट उसने बोला जो ड्रम पसंद करता है, सेकंड टू राइट ऑफ टी है, वी हु डज नॉट सिट इन द मिडल ऑफ द साइड्स। वी जो है वो मिडिल में नहीं बैठता है, वी जो है वो यहाँ पे सिर्फ मिडल की ही साइड खाली है वी के लिए, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहीं पर। वी इन दोनों में कहीं पे भी बैठ सकता है। उसने कहा साइड सेकंड टू लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स गिटार। अगर मैंने वी को यहाँ पे रखा तो सेकंड टू लेफ्ट ऑफ गिटार आ जाएगा, सेकंड टू लेफ्ट ऑफ गिटार नहीं आ सकता क्योंकि पी गिटार पसंद नहीं करता था, तो वी यहाँ आएगा। सेकंड टू लेफ्ट ऑफ गिटार, तो गिटार वाला पर्सन यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आपके पास है टी बचा है, तो टी सिर्फ यहाँ पे आएगा। टी के लिए कुछ इंफॉर्मेशन थी, ड्रम जो है वो सेकंड टू राइट है, 1 2 ड्रम आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, सारे आपके पास इंस्ट्रूमेंट आ चुके हैं, पर्सन सारे आ चुके हैं, एक इंस्ट्रूमेंट बचा है दैट इज सितार, तो सितार आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। बस कंप्लीट हो गया डायग्राम, सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी आ गए। क्वेश्चन देखते हैं, हु सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। थर्ड लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू 1 2 3 टी आ जाएगा आपके पास, तो टी यहाँ पे आएगा। हु सिट्स फिफ्थ टू द राइट ऑफ यू, हु सिट्स फिफ्थ टू राइट ऑफ यू 1 2 3 4 5 वी दैट इज सितार जिसको पसंद है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू है, आर इमीडिएट लेफ्ट है टी के, नहीं। एस सेकेंड टू लेफ्ट है सेलो के, 1 2 यस। वी डब्ल्यू को फेस करता है, बिल्कुल भी नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ सेकंड ही इसमें ट्रू रहेगा। इनमें से ऐसा फाइंड आउट करो जो ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, तो आर टी पी वी एंड यू, आर टी पी वी एंड यू, सिर्फ यू जो है वो आपके मिड में बैठा है, इसलिए यही सबसे अलग होगा। बाकी सारे क्या है, कॉर्नर पे बैठे हैं, ये सारे क्या है, कॉर्नर पे बैठे हैं ऑफ द टेबल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर E. Video. In this particular session, we are going to discuss the reasoning section of your 2022 SEBI Grade A Phase 1 examination. कभी भी read कर सकते हैं। तो चलिए, we will start our first question. 8 persons P to W are standing in the college queue to get an application form. ठीक है, the one who get the application at first is numbered as 1 and the one who gets immediate after him is numbered as 2 and so on. तो आपका जो टेबल बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, इस टाइप से आपका पूरा ये टेबल बनेगा। ओके, अब वन बाय वन हम यहाँ पे से कंडीशंस रीड करेंगे। ओनली 3 पर्सन्स आर स्टैंडिंग बिटवीन यू एंड टी and T stands on an even numbered position before R. Okay, so T stands on an even numbered position. So T will be here, T will be here and T can be here and it is immediate before R, तो R आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो only these 3 possible positions for T will be there. Only 3 persons between U and T, तो U भी आप यहाँ पे अरेंज कर सकते हो। U आपका 1 2 3 आप U यहाँ पे अरेंज करोगे, 1 2 3 आप U यहाँ पे easily अरेंज कर सकते हो। ओके, नाउ P stands on an even numbered position between U and R. So look at R and U. Even position between U and R is this. Even position between U and R is this. And even position between U and R is this. The number of persons standing before P is same as after V. So before P 1 2 3 and after V 1 2 3. Before P and before V are same. Before P 1 2 3 and after P will be 1 2 3. So we arranged P V in every case. Now W stands before Q but after S where at least one person stands between all of them. मतलब यहाँ पे कह रहा है कि W जो है आपके पास Q से पहले है and but after है S से। तो जब आप रखोगे यहाँ पे S W and Q, आप हर केस में रख सकते हो S W and Q and यहाँ पे S W and Q. Now they said that at least one person should be between them in
ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे S और T आपके पास है, W और Q आपके पास एक साथ है, तो 1% एटलीस्ट इनके बीच में नहीं है, ये केस कैंसिल्ड आउट हो जाएगा ये वाला। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास S एंड W के बीच में भी एटलीस्ट 1% है, ये केस भी आपका कैंसिल्ड आउट हो गया। नेक्स्ट आपके पास लास्ट में है S एंड W एंड Q, सबके बीच में एक एटलीस्ट 1% तो है ही, तो दिस इज द फाइनल केस। यहां से अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। Who among the following persons stands at last? लास्ट में यहाँ पे कौन दिख रहा है आपको? Q, राइट? लास्ट में आपको यहाँ पे कौन दिख रहा है? Q। तो आप क्या कर यहाँ पे आंसर करोगे? Q आंसर करोगे। ओके okay? तो Q तो है नहीं, यहाँ पे Q है हमारे पास, यस, तो Q विल बी द आंसर। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन्स आर स्टैंडिंग बिफोर P? तो हाउ मेनी पर्सन आर स्टैंडिंग बिफोर P? 1 2 3 पर्सन। तो कितने पर्सन हो गए? 3 पर्सन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके, तो यहाँ पे आएगा S इज द फर्स्ट पर्सन टू स्टैंड इन द क्यू। तो S जो है वो फर्स्ट पर्सन है, बिल्कुल ठीक है, ये करेक्ट है। 3 पर्सन स्टैंडिंग बिटवीन W एंड R, 3 पर्सन W एंड R के बीच में है, ये भी करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है T स्टैंड्स इमीडिएट बिफोर Q। तो T जो है वो इमीडिएट बिफोर Q है, नो इट इज नॉट इमीडिएट बिफोर Q। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? फर्स्ट एंड सेकंड। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ W फ्रॉम द लास्ट ऑफ द क्यू? तो लास्ट ऑफ द क्यू मतलब यहाँ से काउंट, नीचे से बॉटम से काउंट करोगे तो 1 1 2 3 4 5 6, तो द पोजीशन विल बी सिक्स्थ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ रिमेंबर गाइस, फर्स्ट यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड देन आप एक बार ट्राई करो खुद से, एंड उसके बाद यहाँ पे आप खुद से फिर सॉल्यूशन को भी देख सकते हो, इज योर सॉल्यूशन इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये भी एनालाइज कर पाओगे कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो सही से या फिर नहीं कर पा रहे हो। ओके, सो आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अ सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स आर सीटेड इन द लीनियर रो फेसिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, फेसिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन। n सिट्स फोर्थ टू लेफ्ट ऑफ q, n जो है आपका फोर्थ टू लेफ्ट ऑफ q है। तो आपके पास सबसे पहले आप q और n को रख सकते हो यहाँ पे। q और n को जब आप रखोगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ और लाइंस भी आपको रीड कर लेनी चाहिए। ओनली 2 पर्सन्स आर सीटेड बिटवीन q एंड l। क्या लिखा हुआ है? ओनली 2 पर्सन्स आर सीटेड बिटवीन q एंड l। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे हो गया q। ठीक है, q के 1 2 3 फोर्थ पोजीशन पे n है। ओके, देन ओनली 2 पर्सन्स बिटवीन q एंड l। एक बार आपके पास फिर l यहाँ पे आ जाएगा और एक बार आपके पास दूसरी पोजीशन लेके 1 2 l आपका यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, 1 2 3 आपके पास n हमारा यहीं पे था। Next, they said the number of persons seated between n and l is same as l and p। तो p आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, तो n और l के बीच में 1 2 3 और कितने पर्सन है? 1 2 3 6 पर्सन है n और l के बीच में, तो l और p के बीच में 1 2 3 1 2 3 6 पर्सन आपके यहाँ पे पूरे हो गए। नेक्स्ट, p सिट्स फोर्थ टू राइट ऑफ s। p जो है वो फोर्थ राइट है, तो 1 2 3 s आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस वाले केस में s आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। Number of persons seated between S and P is one more than the number of persons between M and N। Okay, तो यहाँ पे S और P के बीच में जितने पर्सन हैं वो वन मोर हैं, किससे? M और N के। तो S और P के बीच में ऑलरेडी 3 पर्सन है दोनों ही केस में, तो M और N के बीच में दो पर्सन होंगे दोनों केस के अंदर। कह रहा है M और P आर नॉट इमीडिएट नेबर, साथ में ये भी कहा है कि M और P इमीडिएट नेबर नहीं होंगे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो नाउ वी नो दैट बिटवीन M and वी हैव टू प्लेस two persons, we have to place two persons in each case, and remember that M is not the neighbor of P। तो यहाँ पे आपके पास 1 2 आपके पास m यहाँ आ जाएगा, m और p नेबर हो जाएंगे, राइट? तो ये हो जाएगा यहाँ पे से नहीं। अब 1 2 यहाँ पे से आप m इधर रख सकते हो, m सॉरी m आपके पास यहाँ आ जाएगा, और 1 और 2 पर्सन बिटवीन m एंड n, एंड आपके पास एम पी का नेबर भी नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट दे सेट कि आपके पास m और n के बीच में, m और p के n के बीच में 2 पर्सन, तो एक बार m यहाँ आ जाएगा। ओके, एक बार m यहाँ हो जाएगा, और एक बार फिर आपको एक और केस बनाना पड़ेगा 1 2
एम यहाँ हो जाएगा। इसी केस का एक और पार्ट यहाँ पे बन जाएगा, तो हम जितना अभी तक फिल किया है उसको फिर यहाँ पे डालना पड़ेगा आपको वापस से, ठीक है। तो इसके बीच में 2%, 1 2 और फिर एस और फिर 1 2 3 और फिर यहाँ पे पी। क्लियर। नेक्स्ट आपके पास क्या कहा गया है कि आपका आई सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस। आई और जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस है। पहला केस तो आपका यहीं पे कैंसिल्ड आउट हो गया क्योंकि आई के लिए जगह नहीं है। नेक्स्ट दूसरे केस में देखो आई आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, कौन से वाले पे जगह पे, यहाँ पे इस वाली पोजीशन पे आपके पास आई आ गया, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस। नॉट मोर देन 5% सीटेड टू द राइट ऑफ आई, कह रहा है कि 5 से लोग ज्यादा नहीं बैठने चाहिए, तो 1 2 3 5, 1 2 3 4 5 दोनों ही केस में यहाँ पे करेक्ट आ रहा है। नेक्स्ट है कि द नंबर ऑफ पर्सन सीटेड टू द राइट ऑफ आई, मतलब वो तो 5 है ये हमें पता है, इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन सीटेड टू द लेफ्ट ऑफ जी। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा कि जो पर्सन जी के लेफ्ट में बैठे हैं वो सिर्फ 4 है। 1 मोर कहा था ना उसने आई के लिए, तो 5 1 मोर देन 4 है, तो 4 पर्सन आपके जी के लेफ्ट में आ गए। जी जो है वो सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एम बैठा है, जी जो है वो सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एम है, तो यहाँ पे 1 और 2 जी आपके पास यहाँ आ जाएगा। इस सेकंड वाले केस में आपके पास, इसको थोड़ा इधर बना लेते हैं, जी आपके पास यहाँ आ जाएगा सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एम। अब आपके पास जो जी है सेकंड टू लेफ्ट ऑफ एम तो आपने बना लिया, तो 1 2 3 4 यहाँ पे हो गया, 1 2 3 4 आपका यहाँ पे हो गया ये, ठीक है। नेक्स्ट उसने कहा ओनली 3 पर्सन बिटवीन जी एंड टी नीदर सिट एडजेसेंट टू क्यू नॉर एन, कह रहा है जी और टी के बीच में 3 लोग हैं और टी नीदर सिट्स एडजेसेंट टू क्यू नॉर एन, ठीक है। तो आपके पास देखो अगर 1 2 3 में यहाँ पे तो क्यू जी और टी के बीच में, ओके, तो 1 2 3 टी को क्यू के इमीडिएट नेबर नहीं रख सकते, तो आपके पास टी को यहाँ पे रखने की पोजीशन है। सेकंड केस में भी आपके पास टी को आप एन के नेबर में नहीं रख सकते, टी को आप यहाँ पे रख सकते हो लास्ट में। टी नीदर सिट्स एडजेसेंट टू क्यू और एन हमने दोनों में कर लिया। मोर देन 2 पर्सन्स आर सीटेड बिटवीन टी एंड एन, टी और एन के बीच में 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए, तो पहला दूसरा केस भी आपका यहीं पे कैंसिल्ड आउट हो जाता है। ये जो लास्ट केस हमें दिख रहा है ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ओके चलिए नेक्स्ट इस पे सॉल्यूशन में चलते हैं, क्वेश्चंस पे चलते हैं। हाउ मेनी पर्सन्स आर सीटेड इन द रो, आप पूरे काउंट करो यहाँ पे, तो 12 16 20 एंड 24, तो टोटल आपके पास 24 पर्सन्स यहाँ पे आ गए। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ एन, एन के लेफ्ट में कौन कौन है, तो क्या जो इमीडिएट राइट ऑफ आई है वो गलत, ये तो गलत आ गया। सेकेंड टू राइट ऑफ जी लेफ्ट साइड है, यस ये भी करेक्ट है, और टी क्या लेफ्ट है एन के, ये भी ठीक है, तो सेकंड एंड थर्ड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा। हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन एम एंड एस, एम और एस के बीच में देखो 3 3 6 और 9 और 12, आई थिंक 12 पर्सन्स विल बी माई आंसर, ठीक है। एक बार दोबारा काउंट कर लेते हैं, 3 7 10 और 12, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एस फ्रॉम द राइट एंड, राइट एंड से एस की पोजीशन फिफ्थ है, क्या है फिफ्थ, तो आंसर विल बी बी ऑप्शन। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ 8 persons were born on different dates either 6 और 19, ठीक है। इसको एक बार वीडियो को पॉज करिए एंड ट्राई करिए। चलो सो आई होप आपने इसको ट्राई किया होगा। सो वी विल फर्स्ट ड्रॉ द टेबल विद द डेट्स, ठीक है। हमारे पास मंथ्स कौन कौन से हैं, जनवरी है, अप्रैल है, जून है और जुलाई है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन है दैट एस वाज बोर्न 2 months बिफोर पी एंड बोथ वर बोर्न ऑन एन और इवन नंबर डेट, तो 2 months बिफोर का मतलब क्या है, देखो अगर यहाँ पे P जो है वो अप्रैल में बॉर्न हुआ है तो इसका 2 month बिफोर होगा मार्च एंड फेब का मंथ तो हमारे पास हो नहीं सकता, तो ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है, राइट। चलो अब देखो नेक्स्ट, यहाँ पे S जो है वो 2 months बिफोर ऐसे करके है। अब P हमने अप्रैल में रख के देखे, P जनवरी में तो हो नहीं सकता क्योंकि उससे पहले के मंथ है ही नहीं। नेक्स्ट अगर आप जून में रखो, जून में रखा मई एंड अप्रैल, क्या आपके पास ये आ रहा है, ये ठीक आ रहा है। नेक्स्ट आप जुलाई में रख के देखो एक बार, इसको जुलाई में रखा, जून में रखा, और क्या मई पॉसिबल है, नहीं।
तो आपके पास पी और एस के लिए एक ही जगह पॉसिबल होगी कि पी आपका एस आपका 6 अप्रैल को हो गया, पी आपका 6 जून को हो गया, क्योंकि यही पॉसिबल 2 मंथ्स के गैप में बचेगा। मतलब सॉरी, आपके पास 2 मंथ्स बिफोर देन पी आपके पास यही बनेगा, और इवन डेट ऑलरेडी दी है। 2 पर्सन बॉर्न बिटवीन पी एंड यू, तो 2 पर्सन एक बार नीचे भी आ सकता है पी और यू, और एक बार आपका यू ऊपर भी आ सकता है, तो आप ऊपर दोनों और नीचे साइड दोनों आप बनाओगे। टी जो है वो 3 मंथ्स बिफोर एस आर है, और आर वॉज नॉट बॉर्न इन अप्रैल। अगेन फिर से आप ये कंडीशन बनाओगे कि टी जो है वो 3 मंथ्स बिफोर है आर के, तो 1 और 2। अगर आर यहाँ पे आप अप्रैल में रखते हो सपोज, तो आपके पास अप्रैल, मार्च, फेब और जनवरी ये हमारे पास सही बैठ रहा है, बट अप्रैल में आर को मना किया है, तो ये वाला केस गलत हो जाएगा। अब अप्रैल में नहीं रखे, आप जून में भी रखोगे तो ये गलत होगा। वैसे तो जून, आपके पास मई, फिर अप्रैल, और फिर आपके पास मार्च तो है नहीं, तो ये हो नहीं सकता। नेक्स्ट देखो आपके पास जुलाई में, तो जुलाई में अगर आपने आर को रखा, फिर जून, फिर मई, और फिर यहाँ पे अप्रैल, ये हो गया 3 मंथ्स बिफोर। अब आप आराम से देखो, जुलाई में आपके पास आर के लिए पहले केस में एक ही जगह है, दूसरे केस में आपके पास 2 जगह है। ठीक है, उसने कहा आर जुलाई में होगा, तो टी को अप्रैल में होना चाहिए। टी के अप्रैल के लिए एक ही जगह बची है, तो हम दोनों ही केस में टी को फिक्स कर दिया। पहले केस में आर फिक्स है, दूसरे केस में आर फिक्स नहीं है। नंबर ऑफ पर्सन बिफोर आर सेम एज आफ्टर डब्ल्यू, तो बिफोर आर और आफ्टर डब्ल्यू यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। बिफोर और आफ्टर डब्ल्यू में देखो, आर अगर मैंने यहाँ पे रखा तो डब्ल्यू यहाँ पे फिक्स नहीं हो सकता, तो आर को यहाँ से हटाओ, इसका मतलब एक ही पोजीशन होगी, क्योंकि डब्ल्यू फिर आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हो टॉप पे। Q वॉज बॉर्न बिफोर V, Q जो है वो V के पहले है। ठीक है, Q जो है वो V के पहले है, साथ में Q जो है वो P से यंगर नहीं होगा। P से यंगर दूसरे केस में दिख रहा है, तो दूसरा केस कैंसिल होगा, फर्स्ट केस हमारा फाइनल सॉल्यूशन बन के आएगा। ओके, चलो अब यहां से क्वेश्चंस पे चलते हैं। हाउ मेनी पर्सन्स वर बॉर्न बिटवीन Q एंड V? 4 persons. Who among the following person was born immediate before P? तो immediate before P आपके पास T है, बट T का यहाँ पे कोई दिया नहीं है ऑप्शन, तो immediate after S will be the correct answer. नेक्स्ट, इनमें से अलग कौन है? Q, W एंड S को देखो सबसे पहले, तो Q, W एंड S, Q और S में यहाँ पे पास हमारे पास एक कॉमन चीज दिख रही है, P और V की बात हो रही है। P और V नहीं, 2 persons आफ्टर S, तो ये वाला है, और इमीडिएट बिफोर यू तो ये वाला है। तो ये सारे ही 6th को हुए हैं, सिर्फ W ऐसा है जो 19th को हुआ है, और सारे 6th को है, तो यही हमारा ऑड वन आउट हो गया। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट एंड मंथ डज W बॉर्न, तो W कब हुआ है आपके पास? 19th ऑफ जनवरी, 19 जनवरी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काइंडली पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस वन। चलो, सो आपके पास ये नंबर है 965। इसमें कहा गया है कि इफ वी विल इंटरचेंज द फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट टू ईच अदर, है ना, देन हम थर्ड एंड फोर्थ को भी इंटरचेंज करें, फिर फिफ्थ और सिक्स्थ को भी, और सो ऑन चलता रहेगा जब तक एंड नहीं हुआ। फिर बताओ कि कौन से डिजिट विल बी द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द डिजिट विच इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अब इसको पहले सिंप्लीफाई कर दो, जो लास्ट में पूछा गया है। आपको दोनों साइड लेफ्ट से पूछा गया है, तो आपको क्या करना है, फिफ्थ में से सेकंड को माइनस कर दो। आपको अब थर्ड डिजिट निकालना है सिर्फ, बट कहां से निकालना है थर्ड डिजिट? आपको लेफ्ट से निकालना है। ठीक है, अब आपको पूरा सॉल्व ही नहीं करना है नंबर, आपको सिंपल देखना है कि थर्ड डिजिट फ्रॉम लेफ्ट तक कहां पे जा रहा है। नाउ यू नो कि जो आपके पास नंबर है वो 96571 ऐसे कुछ करके है, तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, राइट, बाकी सब भी इंटरचेंज हो जाएंगे। ऐसे करके आपके पास यहाँ पे क्या आएगा कि जब 6 एंड 9 यहाँ आएगा, 7 एंड 5 यहाँ आएगा, तो नाउ यू नो कि लेफ्ट से सेवेंथ जो थर्ड जो पोजीशन पे 7 नंबर है, तो आप आंसर इसको आराम से कर सकते हो, आपको ये पूरा पूरा फॉर्म नहीं करना है। सो इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू शुड नो कि अल्टीमेटली क्वेश्चन ने पूछा क्या गया है, तो आप उसको एक बार सिंप्लीफाई करने का ट्राई करो, एंड देन आपका यहाँ पे काफी टाइम सेव हो सकता है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, 8 persons आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, 4 of them आर फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर। आपके पास में से 4 लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं, और 4 लोग जो हैं वो आउटवर्ड देख रहे हैं, बाहर की तरफ। तो अगर मैं यहाँ पे सर्कल बना लेती हूँ, एक सर्कल,
पूरे 8% से हमारे पास सम पीपल आर फेसिंग साउथ और सॉरी इनसाइड एंड आउटसाइड है। यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इनसाइड आउटसाइड का है। चलो, अब उसने पूछा, बोला कि दे 3 पर्सन सिट बिटवीन वी एंड आर। वी और आर के बीच में 3 पर्सन है। बोथ आर एंड वी फेस ऑपोजिट डायरेक्शन टू ईच अदर एस सेकेंड टू राइट ऑफ आर है। अब यहाँ पे जब दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो आर का अगर सेकंड टू राइट हमें फाइंड आउट करना है तो एक बार आर को इन साइड फेस करवाओ, एक बार आर को आउटसाइड फेस करवाओ। तो यहाँ पे हमने आर को एक बार आउटसाइड फेस कर दिया, यहाँ पे एक बार क्या करते हैं आर को इनसाइड फेस कर देते हैं। ठीक है, अब उसने जब कहा कि आर और वी के बीच में 3%, तो वी यहाँ पे आ जाएगा, वी आपका सामने आ जाएगा। दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस करता है तो वी इनसाइड, आर इनसाइड है तो वी आउटसाइड, आर आउटसाइड तो वी इनसाइड आ जाएगा। एस जो है वो सेकंड टू राइट है, एस यहाँ पे आ जाएगा, एस जो है वो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सेकंड टू राइट डायरेक्शन। नेक्स्ट देखिए, डब्ल्यू जो है वो सेकंड टू, W faces the one who sits second to right of V। अब V जो है हमारे पास यहाँ पे second to right of V कौन है, S है यहाँ पे दोनों ही केसेस के अंदर। तो W उसको फेस करता है, इट मीन्स W जो है वो इनसाइड फेस करेगा, W उसको फेस करता है, W इनसाइड फेस करेगा। U थर्ड टू लेफ्ट है W के, तो थर्ड टू लेफ्ट यहाँ पे आ जाएगा, थर्ड टू लेफ्ट यहाँ पे आ जाएगा। नीदर R नॉर S इमीडिएट नेबर ऑफ Q। तो R और S दोनों ही इमीडिएट नेबर ऑफ Q नहीं है तो Q यहाँ पे आ जाएगा। R और S दोनों ही इमीडिएट नेबर नहीं है क्योंकि, तो Q यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने और क्या है, T फेसेस द वन, कह रहा है T जो है फेसेस द वन हु सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ Q एंड बोथ आर फेसिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो आपके पास यहाँ पे क्या कहा गया है, T जो है T फेसेस द वन हु सिट सेकंड टू लेफ्ट ऑफ Q। तो सेकंड टू लेफ्ट ऑफ Q यहाँ पे दोनों साइड पे कोई ना कोई पर्सन होगा, तो टू टी इन दोनों में से एक जगह आएगा। P जो है वो फेस आउटवर्ड करता है, P फेसिंग आउटवर्ड एंड द इमीडिएट नेबर ऑफ P फेसिंग द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ओके। तो P जो है वो आउटवर्ड फेस कर रहा है और जो दोनों ही इमीडिएट नेबर्स हैं P के वो उसके ऑपोजिट दिख रहे हैं। इसका मतलब P के जो इमीडिएट नेबर होंगे वो दोनों ही इनसाइड फेसिंग होंगे, वो दोनों कहाँ होंगे, इनसाइड फेसिंग होंगे। अगर आप यहाँ पे देखो T और P के लिए एक ही जगह बच रही है। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं ध्यान से देखूं तो T और P के लिए एक ही जगह बच रही है यहाँ पे, तो आपके पास P यहाँ आ सकता है, T यहाँ आ सकता है, P यहाँ आ सकता है, T यहाँ आ सकता है। ओके, अब आगे देखो, इस वाले केस में यहाँ पे अगर मैं P को रखूंगी तो P के जो दोनों ही नेबर हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, राइट। तो P को हमें यहाँ रखना पड़ेगा, P के दोनों नेबर उसके ऑपोजिट देखेंगे, तो यहाँ पे P करेक्ट हो गया। T बचा है, T आपका यहाँ पे हो गया। ठीक है, नेक्स्ट उसमें देखो आपके पास उसने क्या कहा, P के जो दोनों ही नेबर हैं वो उसके ऑपोजिट फेस कर रहे हैं। अगर यहाँ पे देखो तो सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ Q, तो सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ Q अगर यहाँ पे कोई भी पर्सन हो T तो यहाँ पे आएगा, राइट। तो सेकेंड टू लेफ्ट के लिए आपको Q को इनसाइड फेस करवाना पड़ेगा, T उसके ऑपोजिट आ गया। ठीक है, P आपके पास यहाँ गया, P आउटसाइड फेस करेगा, उसके दोनों ही नेबर उसके ऑपोजिट देखेंगे। यहाँ हमारे पास इतना क्लियर हो गया। ठीक है, T फेसेस इनसाइड आपके पास आ गया। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 पर्सन इनसाइड फेस हो गई, तो ये वाला तो हमारा गलत हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट देखो 1 2 3 पर्सन आपके पास इनसाइड ही फेसिंग है, राइट। आपके पास यहाँ पे T जो है वो इनसाइड फेसिंग होगा क्योंकि T फेस कर रहा था, तो 1 2 3 4 पर्सन ऑलरेडी आपके पास आउटसाइड हो गए हैं। साथ ही यहाँ पे Q को आउटसाइड फेस करवाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि Q के सेकंड टू लेफ्ट जो पर्सन है P वो T को फेस करता है। ये करेक्ट हो गया था, मतलब वो T के ऑपोजिट था, ये हमारे पास इस वाली लाइन से आया हुआ था। ठीक है, अब आपके पास 1 2 3 4 ऑलरेडी आउटसाइड हैं, तो ये वाले पर्सन भी आउटसाइड ही फेस करेंगे। ओके, चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। हु सिट्स फोर्थ टू राइट ऑफ P, फोर्थ राइट ऑफ P आपके पास T हो जाएगा आंसर में। T आंसर में नहीं आएगा तो आपके पास वन हु सिट्स ऑपोजिट टू P आएगा। कह रहा है कि हाउ मेनी पर्सन्स सिट बिटवीन Q एंड द वन हु फेसेस S काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ
क्यू, क्यू के राइट से काउंट करो, जो एस को फेस करता हो डब्ल्यू है, तो इन दोनों के बीच में कितने परसेंट है, 0, तो यहाँ पे नन आना चाहिए था, तो अदर देन द गिवन ऑप्शन आएगा। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट द थर्ड पर्सन डजंट सिट, कह रहा है कि नहीं बैठता है, डजंट सिट एग्जैक्टली इन द मिडिल, तो यहाँ पे आपको यस नहीं पूछा, उसने नो पूछा है कि डजंट सिट एग्जैक्टली इन द मिड ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड पर्सन एज पर द फाइनल अरेंजमेंट। तो आपको देखना है कि यू और पी के क्या एग्जैक्ट बीच में क्यू बैठता है या फिर नहीं बैठता है। देखो यू और पी के एग्जैक्ट बीच में क्यू नहीं बैठता है यहाँ पे, तो आंसर में यहाँ हो गया नहीं, नो। टी और यू के एग्जैक्ट बीच में आपके पास वी बिल्कुल बैठता है, और वी और आर के एग्जैक्ट बीच में आपके पास डब्ल्यू भी बैठता है, तो आपके पास ये भी करेक्ट हो गया। तो आपके पास डजंट सिट वाला कहां पे आना था, फर्स्ट पे, राइट। तो आपके पास क्या हो जाएगा, अदर देन द गिवन ऑप्शन। ओके चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ यू, फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ यू कौन है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 सॉरी 5 1 2 3 4 5 आपके पास वी आ जाएगा, अदर देन द गिवन ऑप्शन अगेन। बट यहाँ पे ये फेसेस वाला लिखा हुआ है, तो आपके पास यहाँ पे फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ वी यू इज वी एंड जो जिसके ऑपोजिट आर है, तो वन हु फेसेस आर, तो यहाँ पे ये करेक्ट होगा, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम यहाँ पे चलते हैं। स्टेटमेंट है द एम्प्लॉयज ऑफ दिस पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हैव डिसाइडेड टू अपोज द गवर्नमेंट कंट्रोल एंड देयर push towards the cooperative actions with other organization. The government have no control over its organization and their actions. तो यहाँ इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के लिए आर्ग्यूमेंट क्या है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस बेटर विदाउट द कोऑपरेटिव डिसीजन मेकिंग। यहाँ पे ये दोनों ही जो हमारे पास आर्ग्यूमेंट है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें पूरे आपको एक तरीके से जो रीजंस हैं और जो एक्सप्लेनेशंस हैं वो नहीं मिल रही है कि व्हाई पीपल आर ओपोजिंग, और क्या उसके पीछे का और रीजन है। नेक्स्ट है कि शुड दोज विद टैटूज ऑन विजिबल बॉडी पार्ट्स इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर कल्चरल वैल्यूज बी बार्ड फ्रॉम द पब्लिक अपीयरेंस, मतलब उनको बाहर आने से रोकें, उनको लोगों के सामने नहीं जाना चाहिए पब्लिक में। तो कह रहा है येस पब्लिक इज नॉट कंफर्टेबल विद ड्राइंग ऑन द नेचुरल ह्यूमन बॉडी। अब देखो ये अब एक पर्सनल ओपिनियन टाइप हो गया कि इफ समवन इज फीलिंग अनकंफर्टेबल बाय लुकिंग एट समवन एल्स, कि वो अब वो उसका वो क्या कर रहा है, वो पर्सन जो है वो अपने में, राइट, वो आपका कुछ नहीं वहां पे एक तरीके से आपकी लाइफ में कुछ इनपुट नहीं डाल रहा है, कुछ परेशानी नहीं क्रिएट कर रहा है। सो इज इट रियली इंपॉर्टेंट, ये क्या जो हमारे पास जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट उसने दिया है कि पब्लिक इज नॉट कंफर्टेबल विद ड्राइंग्स ऑन अदर ह्यूमन स्किन, तो यहाँ पे इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट हियर, ठीक है। सो जो चीज़ इंपॉर्टेंट इतनी नहीं है उस चीज़ को हम यहाँ पे उतना हार्मफुल इफेक्ट नहीं बोल सकते, तो आपके पास ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये एक वीक आर्ग्यूमेंट है। सिमिलरली नेक्स्ट वाला यस पब्लिक विद टैटूज लुक डिस्फिगर्ड, तो ये भी क्या है, एक वीक आर्ग्यूमेंट माना जाएगा। तो दोनों ही ये क्या है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट नहीं है। ओके चलो next and the last question, if the consonants of the word reservation are changed to the immediate previous letter and the vowels are changed to the immediate next letter in the English alphabetical series, तो जब आप इसमें कन्वर्ट करोगे आपको लास्ट में बताना है कि हाउ मेनी लेटर्स आर रिपीटेड हेयर। तो जो चीज पहले से जब रिपीट हो रही होगी तो वो आपके वापस से रिपीट होगी तो आपके पास आर एंड आर रिपीट होगा, तो आर जिसमें भी चेंज होगा वो आपका रिपीट होगा, तो एक ये हो गया। आपका ई और ई से जो होगा वो आपका रिपीटेशन में आएगा, तो ये भी आपका हो गया। तो आपके पास दो वैसे ही यहाँ पे आंसर में आ जाएगा। ओके तो द आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर D2। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन गाइज, तो थैंक यू सो मच एंड आई होप ये सारा चीज़ें आपको इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। अगर आपको कहीं पे भी कमी लग रही है, कहीं पे भी आपको लग रहा है कि क्वेश्चन सॉल्व आपसे नहीं हो रहे हैं, सो यू नो द एग्जैक्ट लेवल नाउ एंड यू नो कौन से टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कौन से टाइप के क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं एग्जाम के अंदर, तो उसी हिसाब से अपनी तैयारी को आप जारी रखिएगा। यहाँ पे फॉर बेटर इम्प्रूवमेंट यहाँ पे आप टेस्ट सीरीज से आप अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। तो फेज़ 1 एंड फेज़ 2 के लिए आप इस टेस्ट सीरीज को कंसिडर कर सकते हो। इसके अंदर आपके चैप्टर वाइज टेस्ट हैं
आपके 100 प्रीवाइज क्यूज भी हैं, आपके यहाँ पे करंट अफेयर मॉक टेस्ट भी हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी हैं, ठीक है। तो इसको आप कंसिडर कर सकते हो। साथ ही आपका यहाँ पे टॉपअप आपका कोर्स भी है फॉर सेबी ग्रेड ए, तो आपके यहाँ पे 4000 प्लस MCQs हैं, ठीक है। इसको आप कंसिडर कर सकते हो। साथ ही अगर आप नेक्स्ट जो फ्यूचर एग्जाम्स होंगे आपके सेबी ग्रेड ए, अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे आप हमारे गोल्ड कोर्स को भी कंसिडर कर सकते हो। इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिलेगी, जिसमें आप फेज़ 1 से लेकर इंटरव्यू तक की तैयारी आप कर सकते हो आसानी से, ठीक है। आपकी लाइव क्लासेस प्रेजेंट हैं, जब आपका एग्जाम आने वाला होगा उससे पहले लाइव क्लासेस भी प्रेजेंट रहेगी, कॉन्सेप्ट क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड हैं इसके अंदर ऑलरेडी, आपके कॉन्सेप्ट नोट्स आपको मिलेगी, समरी शीट्स आपकी है, मॉक टेस्ट हैं, इंटरव्यू सेशंस है। तो ये सारी ही चीज़ें आपके इस गोल्ड कोर्स के अंदर हैं इफ़ यू आर समवन हु विल प्रिपेयरिंग फॉर सेबी इन नियर फ्यूचर, ठीक है। तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो गाइस। इन सभी का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही आप edutap.in वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो। सो अगर मैं आपको यहाँ पे शो करूँ कि आप कैसे विजिट करोगे, तो मैं आपको शो करती हूँ। आपको यहाँ पे edutap.in वेबसाइट पे विजिट करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको सभी ग्रेड ए कोर्सेज चूज करना है, ठीक है। सभी ग्रेड ए कोर्सेज में आप चूज करोगे तो इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपको कोर्स दिख रहा है इस तरीके से। आपको सिंगल फेज 2 की भी टेस्ट सीरीज है, आपके फेज 1 प्लस फेज 2 की भी टेस्ट सीरीज साथ में भी है, तो ये अलग अलग है। इफ़ यू आर समवन जिसको सिर्फ फेज 2 के लिए तैयारी करनी है या फिर फेज 1 प्लस फेज 2 के लिए करनी है, तो आप उस तरीके के अपनी टेस्ट सीरीज को यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो है गोल्ड कोर्स एंड सेबी के जो आपका गोल्ड कोर्स एंड सिल्वर कोर्स है, सिल्वर कोर्स के अंदर आप फेज 2 प्लस इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हो। जो भी नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये काफ़ी यूजफुल रह सकता है, ठीक है। गोल्ड कोर्स एंड सिल्वर कोर्स में एक यही आपका डिफरेंस है कि यहाँ पे आपका गोल्ड कोर्स के अंदर इंटरव्यू तो है ही, आपका फेज 1 भी यहाँ पे इंक्लूड हो रखा है, ठीक है। सिल्वर कोर्स में फेज 1 इंक्लूड आपका नहीं है। साथ ही आप किसी और जो आप दूसरे एग्जाम्स के साथ भी तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके कॉम्बो कोर्सेज हैं, इनको आप कंसिडर करना चाहते हो तो ये भी आप देख सकते हो। आप अगेन आप edutap.in वेबसाइट विजिट करेंगे तो ये सारी ही चीज़ें आपको सेबी ग्रेड ए कोर्सेज के अंदर अवेलेबल हो जाएगा गाइस, ठीक है। तो नो मोर पे जाके और डिटेल्स जानिए एंड उसके हिसाब से यहाँ पे आप एनरोल कर सकते हो इसके अंदर। सो रिमेंबर दैट व्हाट इज गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर यू, आप उस हिसाब से अपना डिसीजन यहाँ पे ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।